बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th है और सब्जेक्ट है आपका जियोग्राफी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज आपकी जो दो बुक है, एक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और एक है भारत भौतिक पर्यावरण। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपके चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उसे हम देखेंगे, ठीक है। और ये हिंदी प्लस इंग्लिश, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चैप्टर नंबर 8 हम ले लेते हैं, वायुमंडल का संगठन यानी कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसके देख सकते हैं जो क्वेश्चन आंसर है वो हिंदी में भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। तो सभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहला चीज होगी। दूसरी चीज हम देखेंगे मैप। एक तो आपकी वर्ल्ड की बुक है उससे संबंधित जो मैप है, और एक जो आपकी इंडिया की बुक है उससे संबंधित मैप्स को। तीसरी चीज आपके जो सैंपल पेपर्स हैं, गाइस आपके 3 से 4 सैंपल पेपर जो है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देखिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं कि आप जो वीडियोस को कहां से देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आ जाना है यूट्यूब पे और सर्च करना है जस्ट मार्क नॉलेज, ठीक है। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, जिस तरह इसके मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वेल पे सेट कर दीजिएगा। अब देखो आपको क्या करना है, आगे आगे बता देता हूँ। देखो दूसरी चीज जो आपको करनी है, जब आप यहाँ पे चैनल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस मिलेंगे। एक यहाँ पे वीडियो का है, प्लेलिस्ट का है। तो आपको इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरे टैब पे पहुंच जाएंगे। अब इस टैब पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। इसी में से, इन्हीं प्लेलिस्ट में से एक यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो यहाँ पे देखनी है आपको, वो है यहाँ पे 11th की सैंपल पेपर, ठीक है। 11th सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में। और एक दूसरी प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और है यहाँ पे आपकी। इसी में जब आप थोड़ा से आगे जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। सैंपल पेपर जब आप देखने आएंगे, तो सैंपल पेपर जब आप देखने आएंगे इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके, मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्लेलिस्ट को बच्चों अभी तक लगभग 5,500 लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब देखो इसमें आपके इंग्लिश के हो गए 3 से 4 सैंपल बस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। वहीं मैं आपको दिखा दूं आपके पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के 3 से 4 सैंपल अपलोड है, हिंदी के भी अपलोड है, ज्योग्राफी के भी आपके 3 सैंपल अपलोड है, 2 यहाँ पे हैं और एक सैंपल आपका यहाँ पे नीचे है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारे सैंपल बस जो इनकी वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आ गया समझ आपको। चलो अब वापस से आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है टर्म 2 के लिए आपका चैप्टर नंबर 8 वर्ल्ड की बुक का, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना यानी कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 3 मार्क्स में, या फिर कहिए 2 मार्क्स में भी बन सकता है, और एक क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देगा। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा, वायुमंडल के संगठन की व्याख्या कीजिए, या फिर इस तरह से वायुमंडल संगठन एक अनूठी विशिष्टता से जुड़ा हुआ है कैसे। तो देखो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट पॉइंट समझाता जाऊंगा, बाकी जो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप गैसों के बारे में बताएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। जलवाष्प की इसमें क्या योगदान होता है इसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद धूलिकण, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर दिखाऊंगा, समझाने वाला नहीं हूं, क्योंकि समझाने के लिए जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके यहाँ पे पहला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए। इंग्लिश में पूछा जाएगा एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके बाद एटमॉस्फेयर कंपोजिशन इज एसोसिएट विद अ यूनिक फीचर। तो इसमें गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, इसके बारे में आप लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि क्षोभ मंडल को सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है वायुमंडल की। क्षोभ मंडल को जीवनदायिनी परत क्यों माना जाता है। जैविक क्रिया के लिए क्षोभ मंडल जो है वो एक महत्वपूर्ण स्तर है कैसे। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। इंग्लिश में देखते हैं, तो व्हाई इज ट्रोस्फियर कंसीडर्ड टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। व्हाई इज द ट्रोस्फियर कॉल्ड अ लाइफ सपोर्टिंग लेयर। एक्सप्लेन ट्रोस्फियर इज एन इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों का वर्णन कीजिए, या फिर इस तरह से वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अलग तरीके से पूछा जाएगा तो वायुमंडलीय गैसों की विशेषता है, सिंपल सा। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, इसके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश में पूछा जाएगा, तो डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर।
जस्टिफाई द स्टेटमेंट एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन, ये आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आता है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 5 मार्क्स का है, इसमें से आपके 2-2, 3-3 मार्क्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन आएगा वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए, या फिर वायुमंडल में उपस्थित जो परतें हैं उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, उनकी विस्तृत कीजिए। तो सबसे पहले पूछेगा क्षोभ मंडल के बारे में, तो इतनी एरिया है हमारा क्षोभ मंडल। फिर आता है समताप मंडल, तो समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर में है। उसके बाद आ जाता है आयन मंडल, तो आयन मंडल मध्य से थोड़ा सा ऊपर है, और बहिर्मंडल ये सबसे बाहरी मंडल है वायुमंडल का, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप ये सारे पॉइंट्स इजीली समझ सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। आप समझ लीजिए इसे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में पूछेगा डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले ट्रॉस्फियर, ठीक है, स्ट्रॉस्फियर, देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है मेसोफियर, आइनोफिशियर एंड एक्सोफिशियर, एक्सोफियर सॉरी, ये है आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे आपका। तो इस तरह से हमारे चैप्टर नंबर 8 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम है हमारा सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, यानी कि सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा इसमें पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं, ठीक है, और सौर विकिरण किसे कहते हैं। तो सौर विकिरण क्या होगा, जो अर्थ जो है सूर्य से एनर्जी प्राप्त करती है, और पार्थिव विकिरण अर्थ जो है उसी एनर्जी को रात के टाइम वायुमंडल में वापस भेज देती है। पार्थिव विकिरण और सौर विकिरण, सिंपल सा। इंग्लिश में पूछ लेगा तो इस तरह से डिस्क्राइब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन। तो सबसे पहले सोलर रेडिएशन हमने बता दिया, फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा अपसौर और उपसौर। तो अपसौर तब होता है जब दूर होती है, और उपसौर तब होता है जब सॉरी देखो, उपसौर अपसौर जो है, ठीक है, अपसौर ये तब होता है जब पृथ्वी जो है, यानी कि जो हमारी अर्थ है, ये सन से कितनी दूर हो, 15 करोड़ लाख, 15 करोड़ 20 लाख। उपसौर कब होता है, जब ये थोड़ी सी, एक तरह से कह सकते हैं थोड़ी सी पास आ जाती है इससे, कितनी, 14 करोड़ 70 लाख, ठीक है। तो अपसौर जो है वो सूर्य पृथ्वी की बहुत दूर की दूरी है, और उपसौर क्या है, पास की है, समझ गए। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अपसौर एंड उपसौर। तो अपसौर क्या है और सब सोलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछेगा वायुमंडल सूर्य ताप की अपेक्षा सौर विकिरण से अधिक गर्म क्यों होता है। तो क्यों होता है ये आप बता देंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। क्वेश्चन नंबर 4 है तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक है इनका वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से कारक हैं, सबसे पहला है अक्षांश, फिर है उत्तंगता या फिर ऊंचाई, देन है समुद्र से दूरी, और उसके बाद है वायु सहित या फिर कह सकते हैं वायु राशि तथा महासागरीय धाराएं। तो इंग्लिश में पूछेगा डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। तो सबसे पहले लैटिट्यूड, elevation और altitude, distance from the sea, air mass of air mass and oceans currents। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के कई तरीके हमें पता है। तो 3 तरीके, जिसमें चालन, संवहन और अभिवहन। चालन क्या है, संवहन क्या है, अभिवहन क्या है, ये आप यहाँ पे इजीली समझा लेंगे। उसके बाद इंग्लिश में पूछेगा तो देयर आर मैनी वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन एनी 3। तो सबसे पहले कौन कौन से हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड ट्रांजिट, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 तापमान की व्युत्क्रमण, या फिर तापमान के लिए जो तापमान का जो प्रतिलोम है, इसके लिए जो दशाएं वो कौन कौन से हैं। तो देखो सामान्य तौर पे क्या होता है कि ऊंचाई के साथ में जब हम ऊंचे वायुमंडल में ऊंची तरफ चले जाते हैं तो तापमान घटता है, लेकिन कई बार तापमान जो है इसमें प्लस होता जाता है, इनकी बढ़ता जाता है, तो इसी को कहते हैं व्युत्क्रमण। अब दशाएं हैं, लंबी रातें हैं, स्वच्छ आकाश है, उसके बाद शुष्क जलवायु है, हिमच्छादन है और शांत वायु, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे की साइड, डिस्क्राइब द इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो लॉन्ग नाइट्स, क्लियर स्काई, ड्राई एयर, ग्लेशियर एंड क्लेम एयर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो कुछ चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 10 है हमारा वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली, यानी कि एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम।
तो देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे। सबसे पहला है पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है कोरियोलिस बल, दूसरा है दाब प्रवणता और तीसरा है घर्षण बल। आ जाते हैं नीचे की साइड, इंग्लिश में पूछेगा डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ वाइंड्स। तो सबसे पहले है कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर स्लोप एंड जो फ्रैक्टिनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो कोरियोलिस बल जो है वो किस तरह से पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊंगा। एक्सप्लेन दी कोरियोलिस फोर्स अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ वाइंड्स। तो इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे। आगे आ जाते हैं, स्थल समीर किसे कहते हैं। ठीक है, स्थल समीर की ये विशेषताएं हैं और समुद्र समीर की ये विशेषताएं हैं। उसके बाद स्थल समीर ये है और समुद्र समीर ये वाला है। आ जाते हैं घाटी समीर। घाटी समीर की क्या क्या विशेषताएं हैं, पर्वत समीर की यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन वैली ब्रिज एंड माउंटेन ब्रिज। तो वैली ब्रिज एंड माउंटेन ब्रिज यानी कि वैली एंड पर्वत समीर। क्वेश्चन नंबर 5 है तड़ित झंझा किसे कहते हैं, यानी तड़ित झंझा की विशेषताएं क्या है और टोर्नेडो की विशेषताएं क्या क्या है। इंग्लिश में देखें तो थंडरस्टॉर्म एंड टोर्नेडो, इसकी क्या क्या विशेषताएं यहाँ पे निकल के आती हैं वो इजीली समझ गए होंगे आप सभी। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे एक आखिरी प्रश्न, वायु उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है, समझाइए। इंग्लिश में पूछेगा एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डिफरेंस फ्रॉम अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन सिविरियल वेस्ट एनालाइज। तो किस किस तरह से ये आप यहाँ पे बता देंगे। तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10। आगे बढ़ जाए अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर है हमारा 11 में है वायुमंडल में जल यानी कि वाटर इन एटमॉस्फेयर। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आर्द्रता किसे कहते हैं, इसके प्रकार। तो आर्द्रता हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष, सापेक्ष और संतृप्त, 3 प्रकार की आर्द्रता होती है, मैंने 2 आपको बताई। तो इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी एंड राइट इट टाइप्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा संघनन किसे कहते हैं, इसके लिए उत्तरदायी अवस्था है। तो जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन होता है, इसकी अवस्था यहाँ पे लिखी है। इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज कंडेंसेशन एंड डिस्क्राइब द कंडीशंस रिस्पांसिबल फॉर इट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का कि संघनन के रूपों का वर्णन कीजिए। तो ओस है, तुषार है, कोहरा एवं कुहासा है और बादल है। इसके लिए मुख्य अवस्था है, तो मुख्य अवस्था यहाँ पे लिखी हुई है ये सारी की सारी। ठीक है, संघनन के कौन कौन से रूप हो गए, ओस, तुषार, कुहासा, कोहरा एवं बादल। तो समझ गए आप क्वेश्चन नंबर 3। इंग्लिश में देख लीजिए डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ कंडीशंस एंड आल्सो राइट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देम। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशंस के हैं, ड्यू है, फॉरेस्ट है, फॉग एंड मिस्ट एंड क्लाउड्स। नीचे आ जाते हैं, बादलों के प्रकार बताइए। तो सबसे पहले वर्षा मेघ, वर्षा मेघ के कई स्तर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कपाशी मेघ है, पक्षाम मेघ है और फिर स्थली मेघ है। देन नीचे आ जाते हैं, तो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो सबसे पहले तो रेन क्लाउड कौन कौन से हैं और इसके जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। देन नीचे आ जाता है कॉटन क्लाउड, साइड क्लाउड एंड लेयर क्लाउड। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जल वर्षा कैसे होती है और वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखो जल वर्षा किस तरह से होती है ये आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। संवहनीय वर्षा होती है वर्षा के प्रकारों में, फिर एक होती है पर्वतीय वर्षा और फिर चक्रवाती वर्षा। आगे आ जाते हैं, हाउ डज वाटर रेन अक्योर, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो कन्वेक्टिव रेन, देन है माउंटेन रेन एंड देन लास्ट साइक्लोन रेन। उसके बाद सबसे आखिरी प्रश्न बचता है इस चैप्टर का, वो है वर्षा का जो वैश्विक वितरण यानी कि वैश्विक स्तर पर वर्षा जो है किस किस तरह से कहाँ पे कितनी कितनी किस प्रकार से कब कब होती है। तो वो आप इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद इंग्लिश में डिस्क्राइब द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो आप उसे इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो खत्म हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 और सभी के सभी क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है। ठीक है, कौन सा है, वायुमंडल में जल। सभी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आपको दिखा दिए गए हैं और एक्सप्लेनेशन देखनी है आपको तो मैंने आपको बता ही दिया है आप कैसे देखेंगे। चैप्टर नंबर 13 देखते हैं। तो 13 का नाम है महासागरीय जल, जिसका नाम है वाटर ओशियन। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला है
महासागरीय जो अधिस्थल है यानी कि महासागरीय स्थल का विभाजन कीजिए। तो सबसे पहले महासागरीय गर्त के बारे में आप बताएंगे, उसके बाद महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में बताएंगे, देन महाद्वीपीय ढाल और गंभीर सागरीय मैदान। इन सभी की जो विशेषता है वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, महासागरीय गति की क्या क्या विशेषताएं हैं, महाद्वीपीय शेल्फ की क्या क्या विशेषताएं हैं, महाद्वीपीय ढाल और गंभीर सागरीय मैदान। इंग्लिश में पूछेगा डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ ओशियन फ्लोर। तो सबसे पहले तो ओशियन थ्रू, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड डीप सी प्लेन। कंप्लीट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, महासागरीय जल जो है इसके तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है अक्षांश, दूसरा है स्थल एवं जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं एवं सनातन पवनें। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंग्लिश में पूछेगा डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे इजीली इसे देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है थर्ड, जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे चले जाते हैं, ठीक है, तो हमें किन किन परतों का तापमान की जो परतें उनका सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले प्रथम स्तर, टोटल 3 स्तर होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। समझ गए। इंग्लिश में पूछेगा विच लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर विल यू फेस व्हेन द ओशन गोज डाउन। तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड देन थर्ड लेवल। समझ गए। आ जाइए आगे। अब क्वेश्चन है लवणता किसे कहते हैं और महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। तो समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। कारक हैं जल की आपूर्ति, ध्रुवीय क्षेत्र, वायु और महासागरीय धाराएं। इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज कॉल्ड सैलिनिटी एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। तो वाटर सप्लाई, पोलर रीजन्स, वाइंड एंड ओशियन करंट्स। तो चैप्टर नंबर 13 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो एक तरह से देखें तो हमारी 25% जो वीडियो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है यहाँ पे बच्चों हमारा महासागरीय जल संचयन की मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न देखिए बनेगा कि ज्वार भाटा के प्रकार लिखिए। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा के प्रकार लिखिए। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। तो सबसे पहले ज्वार भाटा होता क्या है, आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, अर्धदैनिक, दैनिक और मिश्रित। उसके बाद है चंद्रमा और सूर्य एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित, तो वृहत और निम्न ज्वार। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, 5 मार्क्स का। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश में। तो राइट द टाइप्स ऑफ टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड बेस्ड ऑन सन, मून एंड अर्थ पोजीशन। तो सबसे पहले बात करें हम बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी की, तो सेमी डिurnal है, डेली है एंड मिक्स्ड है। उसके बाद बात करें पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ, तो बिग है एंड लो टाइड। समझ गए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ज्वार भाटा जो है वो नौ संचालन से किस प्रकार से संबंधित है। तो इसे आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हाउ इज फीवर, सॉरी फीवर तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था टाइड। ठीक है, हाउ इज टाइड रिलेटेड टू नेविगेशन। तो आप इसे यहाँ से इजीली लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है ज्वार भाटे का महत्व की विवेचना कीजिए, यानी कि ज्वार भाटा जो है इसका महत्व क्या है हमें ये समझाना है। तो देखिए यहाँ पे सभी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हें अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंस क्या है टाइड्स की, लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण कीजिए। गहराई के आधार पर महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण कीजिए, तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण कीजिए, गर्म तथा ठंडी महासागरीय धाराएं बताइए। तो सबसे पहले गहराई के आधार पर देखेंगे, तो एक होती है ऊपरी जलधारा और एक होती है गहरी जलधारा। फिर तापमान के आधार पे देखें, तो तापमान के आधार पे है गर्म जलधाराएं और उसके बाद है ठंडी जलधाराएं। तो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं राइट द क्लासिफिकेशंस ऑफ ओशन करंट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन डेप्थ, बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड आपको डिफरेंस करना है हॉट एंड कोल्ड ओशन करंट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले बेस्ड ऑन डेप्थ, तो अपर करंट्स एंड डीप करंट्स। उसके बाद बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तो हॉट करंट्स, देन लास्ट कोल्ड करंट्स। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आ जाता है सबसे आखिरी प्रश्न, तरंगों की विशेषताएं लिखिए। तरंगों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।
तो गति, ऊंचाई, शिखर एवं गत, आयाम, काल और दैर्घ्य, ये यहाँ पे आप समझा देंगे। इंग्लिश में पूछेगा राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, तो स्पीड, हाइट, पीक एंड थ्रो, एम्पलीट्यूड, टाइम एंड वेवलेंथ। उसके बाद ये भी यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तो चैप्टर नंबर 14 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से समझ में आ गए होंगे आप सभी को, ठीक है। तो चैप्टर 14 कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 है हमारा पृथ्वी पर जीवन यानी कि लाइफ ऑन दी अर्थ। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला है पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं। पारिस्थितिक अनुकूलन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल अडैप्शन। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल अडैप्शन। नीचे जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है परितंत्र किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार लिखिए। जलीय परितंत्र और जो स्थलीय परितंत्र है इसकी विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले जलीय परितंत्र की विशेषताएं क्या क्या है, देन उसके बाद स्थलीय परितंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। आगे आ जाते हैं, व्हाट इज एन इकोसिस्टम कॉल्ड एंड राइट इट्स टाइप्स। ठीक है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो सबसे पहले एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड देन लास्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, परितंत्र की कार्य प्रणाली एवं संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये यहाँ पे लिखी हुई है संरचना और कार्य प्रणाली। इंग्लिश में पूछेगा डिस्क्राइब द वर्किंग एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे आखिरी प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं इसके प्रकार, या फिर खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, चराई एवं अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खाद्य श्रृंखला की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद जो इसमें दो प्रकार हैं, एक है चराई खाद्य श्रृंखला और एक है अपरद खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ पे आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है, चराई और अपरद। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा तो व्हाट इज फूड चेन, राइट लाइक दिस, सॉरी राइट इट्स टाइप्स होना चाहिए। फूड चेन इज कॉल्ड एंड फूड चेन इज नी, हाँ ठीक है, फूड चेन इज कॉल्ड एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट्स फूड चेन। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आखिर ये चेन है क्या। उसके बाद जो दो टाइप्स हैं, डिग्रेजिंग फूड चेन एंड डिग्रेडेबल फूड चेन। तो इस तरह से चैप्टर नंबर हमारा 15 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी तरीके से। चैप्टर नंबर आपका 15 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 है जैव विविधता एवं संरक्षण यानी कि बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा जैव विविधता किसे कहते हैं, इसके स्तर को समझाइए। तो देखो जैव विविधता क्या है कि किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे जीव जंतु एवं पेड़ पौधे इनकी भिन्नता का पाया जाना जैव विविधता है। अब स्तर कौन कौन से हैं, आनुवांशिक, प्रजातीय और परितंत्रीय, सिंपल सा। उसके बाद व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन इट्स लेवल। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, समझ गए। उसके बाद सेकंड महाविविधता केंद्र किसे कहते हैं, जहां पे विविधताएं बहुत सारी पाई जाती हैं जिसमें 12 देश सम्मिलित हैं। इनसे पूछेगा व्हाट इज कॉल्ड ग्रेट डाइवर्सिटी सेंटर, डिस्क्राइब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 IUCN, ठीक है, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके द्वारा पौधों व जीवों की प्रजाति और उनके संरक्षण के लिए जो 3 उद्देश्य बताए गए थे वो बताइए। मतलब 3 उद्देश्य से जिन वर्गों में विभाजित किया है प्रजातियों को, वो प्रजातियां कौन सी हैं। तो संकटापन्न प्रजातियां हैं, सुवेद प्रजातियां हैं, दुर्लभ प्रजातियां हैं, ठीक है, कंप्लीट। इंग्लिश में पूछेगा द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स बाय IUCN फॉर द पर्पस ऑफ देयर कंजर्वेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो सबसे पहले T10 स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज एंड रियल स्पीसीज। तो इन सभी को आप इजीली एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि जैव विविधता जो है इसके सम्मेलन में जो संकल्प लिए गए थे इसके संरक्षण के लिए वो कौन कौन से थे। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए सुझाए गए जो उपाय थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंग्लिश में है राइट द सजेस्टेड मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द
रिजोल्यूशंस टेकन इन द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो वो कौन कौन से मेजर्स है वो जो सजेस्ट किए गए वो यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जैव विविधता के विभिन्न दृष्टिकोण, यानी कि जैव विविधता से संबंधित उसका आर्थिक महत्व क्या है, पारिस्थितिक महत्व क्या है और वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये समझाइए। तो सबसे पहले जैव विविधता का आर्थिक महत्व, फिर उसके बाद जैव विविधता का पारिस्थितिक महत्व, देन लास्ट वैज्ञानिक महत्व। तो ये चीज आपको यहाँ पे इजीली कर लेनी है, ठीक है। फिर इंग्लिश में पूछेगा डिस्क्राइब द डिफरेंस अप्रोचेस टू बायोडाइवर्सिटी, या फिर डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, उसके बाद इकोलॉजिकल इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देन साइंटिफिक रोल इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट बुक है यानी कि वर्ल्ड की बुक, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला जो हमारा टॉपिक है, अब बात करेंगे हम आपके मैप की, ठीक है। तो इसमें मैप कौन सा है हमारा, वर्ल्ड का मैप। तो वर्ल्ड के मैप में देखिए बेसिकली सबसे पहले आपको अपने महासागर महाद्वीप पता होने चाहिए। ये वो मैप है जो आपके सैंपल पेपर्स में आ चुका है। तो देखो इसमें बेसिकली आपके दो मैप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है विश्व का, जिसमें पारिस्थितिक हॉटस्पॉट, जिसमें आपको दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया इसके बारे में पढ़ना है। और ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कराई हुई हैं जो हमारे एपिसोड वाले वीडियोस हैं उनमें। उसके बाद या फिर देख सकते हैं एक है विश्व के जो महासागरीय प्रमुख धाराएं हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए उत्तरी अमेरिका में ठंडी धारा लैब्राडोर, गर्म धारा है गल्फ स्ट्रीम। अफ्रीका की बात करें तो ठंडी धारा है कनारी और गर्म धारा है अग्रहास धारा। दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे हैं तो ठंडी धारा है हम्बोल्ट धारा, और उसके बाद है गर्म धारा है ब्राजील धारा। एशिया की बात कर लें तो ठंडी धारा है ओयोशिवो धारा और गर्म धारा है क्यूरोशिवो धारा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है वही गर्म है वही ठंडी भी है, सिंपल सा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे वर्ल्ड का मैप, ठीक है। तो वर्ल्ड का मैप प्लस में वर्ल्ड की बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो का पहला पार्ट हमारा एक कंप्लीट हो गया, कौन सा, वर्ल्ड की बुक के इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड क्या लिखा हूं ये, हाँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्लस मैप, ये कंप्लीट हो गया हमारा वर्ल्ड की बुक का। अब हम बात करेंगे इंडिया की बुक की, ठीक है। तो चलिए इंडिया की बुक की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया की बुक में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। तो अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा आपका 2 मार्क्स में, संसार में सर्वाधिक वर्षा मासिक राम में ही क्यों होती है, ऐसा क्यों कारण है। इंग्लिश में पूछ सकता है व्हाई डज मासिक राम रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनेगा मानसून प्रस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है। इंग्लिश में पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मानसून प्रस्फोट। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। भारतीय किसान जो है उसके लिए मानसून एक जुआ है, किस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखे हुए पॉइंट्स। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश में, इन मॉनसून अ गैम्बल ऑफ इज मानसून अ गैम्बल फॉर द इंडियन फार्मर, एक्सप्लेन। तो आप बताएंगे कि हाँ ये गैम्बल है या नहीं है इंडियन फार्मर के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा जेट प्रभाव क्या है, इसके प्रभाव। तो जेट प्रभाव क्या है और इसके प्रभाव जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज जेट एयर फ्लो एंड व्हाट इफेक्ट्स डज दिस हैव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका यहाँ, कि भारत की जो जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे अक्षांश, पर्वत श्रेणी, जल एवं स्थल का वितरण, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई एवं उच्चावच, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नीचे, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो लैटिट्यूड, माउंटेन रेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड, द डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, हाइट अबव सी लेवल एंड रिलीफ। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका समझ गए आप। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, हरित गैसें जो है वो हम किन्हें कहते हैं और उनके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले हरित गैसें हैं क्या और इसके जो प्रभाव है वो यहाँ पे आप इजीली पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में पूछेगा व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस कॉल्ड
एंड एनालाइज देयर इफेक्ट्स। तो सबसे पहले होती क्या है, उसके बाद जो इफेक्ट्स हैं ग्रीन प्लांट गैसेस के। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 5 मार्क्स का। कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु वाले प्रदेश, तो AMW, AS, AW, BSHW, BW, VW, HW, CWG, DFC, E, इसी से संबंधित आपका मैप भी आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। वो मैं आपको भी समझाऊंगा आगे किस तरह से आप करेंगे मैप को। उसके बाद इंग्लिश में पूछेगा अकॉर्डिंग टू कोपेन विच आर क्लाइमेट रीजन्स ऑफ इंडिया, तो आप बता देंगे कौन कौन से हैं। उसके बाद सबसे आखिरी प्रश्न है हमारा 3 मार्क्स का है ये, एल नीनो क्या है, तो एल नीनो की परिभाषा यहाँ पे देख सकते हैं। इसके परिणाम क्या है, तो परिणाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और भारतीय मानसूनी तंत्र पर इसके प्रभाव कौन से हैं, तो एल नीनो पर भारतीय मानसून के प्रभाव आप इस तरह से लिख सकते हैं। समझ गए आप सभी। उसके बाद इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज एल नीनो, ओ होना चाहिए यहाँ पे बेसिकली एल नीनो, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन एंड रिजल्ट क्या है इसके, देन लास्ट इफेक्ट्स ऑन इंडियन मॉनसून। तो कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे जो ये है। उसके बाद छोटा सा प्रश्न एक और बचता है इसी चैप्टर का, भारत में मानसून वर्षा जो है इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो भारत में मानसून वर्षा की जो मुख्य विशेषताएं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश में पूछेगा मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया, तो आप यहाँ पे इजीली इसे लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड बुक का जलवायु चैप्टर नंबर 4 हिंदी और इंग्लिश में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है बच्चों हमारा यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न बनेगा कि प्राकृतिक वनस्पति जो है वो हम कहते किसे हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस प्रकार की जलवायविक दशाओं में पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाइए कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन कॉल्ड under what type of climate conditions are tropical evergreen forests found। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, तो उद्यान क्या है और अभ्यारण्य इनमें डिफरेंट क्या है ये आप बताएंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क देन सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। नीचे जाते हैं कि वन संरक्षण नीति कब लागू की गई थी, 1952 में संशोधित किया गया था 1988। इसके उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सभी उद्देश्य यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं। आ जाते हैं नीचे की साइड, तो व्हेन वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी, तो ऑब्जेक्टिव्स आपके ये हैं। तो फर्स्ट 1952 में एंड इसको दोबारा से क्या किया गया था, रिन्यूअल किया गया था 1988 में। क्वेश्चन नंबर 4, जीव मंडल निचय किसे कहते हैं, नीलगिरी जीव मंडल निचय की जीव जंतु वनस्पति का परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले जीव मंडल निचय होते क्या हैं और नीलगिरी जीव मंडल के बारे में ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे इजीली समझाएंगे। आगे बात समझ आपको। आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश में, हु इज कॉल्ड जीव मंडल निचय, एक्समाइन द फ्यूना एंड फ्लोरा इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप यहाँ पे इजीली इसे क्लियर करेंगे। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 में पूछा गया है सदाहरित वन कौन से होते हैं और पर्णपाती वन कौन से होते हैं। तो सदाहरित वन और पर्णपाती वनों की क्या क्या विशेषताएं आप यहां से बता सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, इसमें क्या क्या डिफरेंस है या फिर इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, सामाजिक वानिकी से हमारा क्या मतलब है और इसके उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले सामाजिक वानिकी है होती क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। उद्देश्य जो है वो ये 3 है और इसके अंग भी पूछ सकता है, तो 3 अंग है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फॉर्म वानिकी। अब इसी को इंग्लिश में पूछ सकता है व्हाट इज मीन बाय सोशल फॉरेस्ट्री एंड व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले ये है क्या, ऑब्जेक्टिव इसके ये हैं एंड हिज 3 पार्ट्स, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। कंप्लीट हो गया आपका। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर जो 5 है वर्ल्ड इंडिया की बुक का वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति नेशनल वेजिटेशन ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन जो है वो इजीली यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है मृदा यानी कि सोइल्स।
तो अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न बनेगा, देखिए 5 मार्क्स का है कि मृदा आखिर हम कहते किसे हैं और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो निर्माण के लिए जो कारक हैं वो है जनक सामग्री यानी कि मूल पदार्थ, उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और समय। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज कॉल्ड सॉइल, हाउ इज कंस्ट्रक्टेड। तो पेरेंट मटेरियल, रिलीफ, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड टाइम, ये लिख देंगे आप। सेकंड क्वेश्चन बनेगा मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, इसको कितने वर्गों में रखा जा सकता है। तो मृदा का मानवीय कारण या फिर प्राकृतिक कारणों की वजह से नष्ट होना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। इसे दो भागों में बांट सकते हैं, परत अपरदन जो बारिश की वजह से होता है, अवनालिका जो कि कृषि भूमि वगैरह है इसकी वजह से होता है। तो व्हाट इज मीन बाय सोल इरेजन, एंड सोल इरेजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। सबसे पहले ये बता देंगे, फिर लेयर एंड ड्रेनेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मृदा संरक्षण के से हमारा क्या तात्पर्य है और मृदा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मृदा के पतन को रोककर उसकी उर्वरता बनाए रखना मृदा संरक्षण है। अब उपाय कौन कौन से हैं, तो उपाय ये वाले हैं सभी। इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज मीन बाय सोइल कंजर्वेशन एंड व्हाट शुड बी डन टू इंश्योर टू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, मृदा अपरदन जो है इसके प्रमुख कारण क्या है। तो जो कारण है, ठीक है ना, जैसे कारण क्या है, वनोन्मूलन। तो हम क्या कर सकते हैं, रोकने के लिए पेड़ लगाएंगे। अति सिंचाई है तो हम क्या करेंगे, सिंचाई को सीमित करेंगे। रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं तो हम क्या करेंगे, उनका उचित उपयोग करेंगे। मानवीय जो कृषि पद्धति है उसको छोड़ के वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएंगे। जो चराई है उसे नियंत्रित करेंगे। तो इस तरह से जो है वो आप बता सकते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो व्हाट आर द मेन केस causes of soil erosion and way to deal with the problem। तो ये है हाँ प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू डील प्रिवेंट। उसके बाद लेटेराइट मृदा की विशेषताएं देखिए। तो लेटेराइट यानी कि ईंट से संबंधित है। तो ईंट से संबंधित जब आपके दिमाग में तो 3-4 बातें आया हो जानी चाहिए। उसके बाद डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटेराइट सॉइल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। आ जाते हैं नीचे की तरफ, जलोढ़ मृदा और काली मृदा की विशेषताएं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दी हुई है जलोढ़ मृदा की विशेषताएं क्या क्या। ठीक है। उसके बाद आ जाता है काली मृदा की विशेषताएं। तो काली मृदा की यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हैं इसे आप पढ़ सकते हैं इजीली। अब है राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एलुवियल सॉइल्स एंड ब्लैक सॉइल। तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल्स के बारे में हमने देख लिया, उसके बाद जो ब्लैक सॉइल्स है उसके बारे में। तो हाँ, इस तरह से हमारा ये जो आज का क्वेश्चन जो थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने देखो क्या क्या देख लिया। आपके जो सेकंड बुक है यानी कि जो भारत वाली बुक है, चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 के। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला है मैप। तो मैप में देखिए हम इंडिया के मैप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैप देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपको जो इंपॉर्टेंट मैप है जो याद रखना है, देखो मैंने क्या किया है, एक तरफ जो है वो यहाँ पे लगा रखा है देश, सॉरी देश नहीं, राज्य भारत के कहाँ कहाँ पे है, और एक तरफ वो है जो हमें याद रखना है। तो सबसे पहले जीव मंडल निश्चय। तो जीव मंडल निश्चय में कौन कौन से याद रखे हैं, उत्तराखंड का नंदा देवी, एमपी का पंचमढ़ी, नीलगिरी कर्नाटक तमिलनाडु, और ये यहाँ पे है कर्नाटक तमिलनाडु और केरल, अगस्त्यमलाई मन्नार की खाड़ी। ठीक है। अचनक अमरकंटक ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ और झारखंड का ये जो सीमा है यहाँ पे स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, मानस असम में है। तो इन सभी को आप इजीली याद रखेंगे। उसके बाद इसमें ये जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, वो कौन सी है, वो सबसे पहले मानसून कहां से आता है, तो ये आता है केरल से 1 जून को। ठीक है, ये याद रखना है आपको सिर्फ। उसके बाद जलवायु वाले प्रदेश, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल भी ली हुई है आपकी कि जलवायु के प्रकार और क्षेत्र कोपेन के अनुसार जो बताए गए हैं, तो हर एक प्रकार से कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, इससे संबंधित जो एक वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उनको जरूर देखिएगा, जो एपिसोड वाली हमारी वीडियोस हैं उनको। ठीक है। तो जलवायु के प्रकार के लिए ये आप पढ़ सकते हैं, ध्रुवीय प्रकार की है। ठीक है। और ये जितने भी प्रकार के जलवायु हैं वो यहाँ पे आप इजीली से इन यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। अब जो राज्य है वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं, इसे आपको समझना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे मौसमी वर्षा। तो एक क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट बनेगा कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मेघालय का मौसिनराम। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे चेरापूंजी, देन थर्ड है यहाँ पे गोवा का एक क्षेत्र है वहां पे। ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप सभी को। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे भारत के प्रमुख प्रकार। तो प्रमुख प्रकार
मृदा के प्रकार हैं। तो कौन कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, वन मृदा। तो ये कौन सा एरिया है जिसमें देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, और ये है हमारा कह सकते हैं सिक्किम है, और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे क्या है, वन मृदा है। तो ऐसे ही ऐसे जो यहाँ पे जैसे जलोढ़ मृदा है वो कहाँ कहाँ पे है, लाल, पीली, काली, लेटराइट और शुष्क, ये आपको याद रखने की जरूरत है। समझ गए आप सभी इस तरह से। तो हमारा मैप भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब जो है हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, सबसे पहले तो आपकी दोनों ही बुक से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वर्ल्ड और इंडिया का मैप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है सैंपल पेपर्स की। तो सैंपल पेपर देखो बच्चों, अभी तक आपके 3 से 4 सैंपल पेपर बन चुके हैं। तो उनको एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एक सैंपल पेपर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। टोटल जो है आपके अराउंड 3 से 4 सैंपल पेपर हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा सैंपल पेपर है ज्योग्राफी का, ठीक है। एक सेकेंड, अरे पेन कहाँ चला गया भाई। हाँ देखो सबसे पहला हमारा ज्योग्राफी का सैंपल पेपर है। इसमें बेसिकली कोड नहीं लिखा हुआ है, तो कोड क्या है आपका 029, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कोड। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अपने सैंपल पेपर 1 को। तो देखो सैंपल पेपर 1 में हमने क्या क्या, हमसे क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले देखिए खंड का है हमारा, जिसमें हमसे 2 मार्क्स के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है ज्वार भाटा के महत्व की विवेचना की, ये 2 मार्क्स में, ठीक है। तो हमने महत्व की विवेचना कर दी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मृदा का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो मृदा का निर्माण में जो सहायक क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है, उच्चावच है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है और समय है। अथवा में देखिए सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है, मृदा संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उपाय कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है महासागरीय गर्त किसे कहते हैं। तो महासागरीय गर्त की जो विशेषता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा। उसके बाद खंड ख है हमारा, जिसमें एक क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स का स्रोत आधारित। तो स्रोत आधारित प्रश्न का हमारा टॉपिक है जैव विविधता। तो देखिए क्वेश्चन है जैव विविधता कहते किसे हैं, संकटापन्न प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों में जैव विविधता संरक्षण के कौन कौन से उपाय हो जाएंगे, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में पूछेगा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी होगा हमारा, यानी कि खंड ग होगा, जिसमें आपके जो है वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 2। जिसमें से पहला प्रश्न है हमारा तड़ित झंझा टोर्नेडो किसे कहते हैं। तो तड़ित झंझा की क्या क्या विशेषताएं यहाँ पे आप बताएंगे। उसके बाद टोर्नेडो की क्या क्या विशेषताएं है वो आप यहाँ पे इजीली समझाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं नीचे की साइड। तो इसी में अथवा में पूछेगा, मतलब अथवा में क्वेश्चन होगा, इसमें पूछा गया बादल के कोई 3 प्रकारों के वर्णन कीजिए। तो एक हमने लिखा है वर्षा में, कपासी, पक्षाव और स्तरी में, ये हो गए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो मृदा अपरदन क्या कहलाता है, इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो कारक ये हैं, और इसको रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। तो उपाय ये है, ये समझ में आ गया। उसके बाद है सेक्शन डी, यानी कि 5 मार्क्स से इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, एक में आपको चॉइस मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है अपसौर उपसौर में अंतर क्या है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक एवं, मतलब कारक लिखिए और किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद तो उपसौर क्या होता है, अपसौर किसे कहते हैं, कारक कौन कौन से हैं, अक्षांश है, उत्तुंगता ऊंचाई है, समुद्र से दूरी है, वायु सहित वायु राशि, महासागरीय धाराएं हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, भारतीय किसान के लिए मानसून जुआ है, कैसे है। तो वो पॉइंट जो मैंने आपको दिखाए थे चैप्टर नंबर आपका जो 4 था जलवायु वाला, उसी से संबंधित है ये आपका, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें अथवा में प्रश्न है कोपेन के अनुसार जो जलवायु के प्रदेश है वो कौन कौन से हैं। तो कोपेन के अनुसार जो जलवायु के प्रदेश है यहाँ पे देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो फिर बेसिकली यहाँ पे 8 प्रकार के जलवायु वाले प्रदेश हैं। 9वां क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य है, वन संरक्षण नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, ठीक है। बेसिकली आप एक सेकंड, हाँ देखो 2 क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी का अर्थ पूछा है और वन संरक्षण नीति के उद्देश्य। तो सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या है, उसके बाद वन संरक्षण जो हमारी नीति है उसके क्या उद्देश्य है वो आप यहाँ पे इजीली लिख देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाता है मैप। तो देखो मैप आपका वर्ल्ड का भी आएगा और इंडिया का भी आएगा। तो वर्ल्ड में हमें दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान, अफ्रीका का मरुस्थलीय क्षेत्र, विश्व की एक प्लेट हमें समझानी है। तो देखो विश्व की एक प्लेट है यूरेशियाई, ठीक है, अफ्रीका का मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, और ये है पंपास, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान। इंडिया की बात करें तो सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है, तो केरल में आता है। कब आता है, 1 जून को आता है। और कोपेन के अनुसार भारत के उत्तर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उत्तर में पूछा गया, यानी कि यहाँ पे जो चिन्हित किया होगा
इनके नाम लिखा होगा, मतलब कि जैसे ए बी या फिर नंबर लिखा होगा तो आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है। तो हमने नाम लिख दिया यहाँ पे ध्रुवीय प्रकार की यानी कि ई प्रकार की जलवायु। ठीक है, कंप्लीट हो गया आप सभी का। तो सबसे पहले सैंपल पेपर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सैंपल पेपर देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिलेगा। तो देखो इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, क्षोभ मंडल को जीवनदायिनी परत क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मैं इसे अंडरलाइन तो नहीं करूंगा, सीधा सीधा आपको दिखाता चलता। तो पहला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल को जीवनदायिनी जो परत है ये क्यों कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में द ट्रोस्फियर इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। उसके बाद है ज्वार भाटा जो है वो नौ संचालन से किस तरह से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले तो तरीके किस तरीके से ये संबंधित है वो लिख देंगे आप। इंग्लिश में पूछेगा टाइड्स रिलेटेड टू नेविगेशन इन द फॉलोइंग वे। ऐसे देखिए तीसरे प्रश्न में है लेटेराइट मृदाओं की विशेषताएं बताइए, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले लेटेराइट मृदा की क्या क्या विशेषताएं वो हमने बता दी, और उसके बाद इंग्लिश में लिख दिया फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटेराइट सॉइल्स। फिर अथवा में प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, इसमें क्या क्या डिफरेंस है ये समझा दिया। उसके बाद नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी, इसमें क्या डिफरेंस है ये हमने समझा दिया। सेक्शन बी आ जाता है हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो इसमें देखिए 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होगा जो कि आपका सोर्स का होगा। तो ये है पारिस्थितिक अनुकूलन के बारे में। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या है कि पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं और परितंत्र किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन है। तो इकोलॉजिकल एडेप्शन क्या है, उसके बाद इससे क्वेश्चन है व्हाट इज इकोलॉजिकल एडेप्शन, व्हाट इज कॉल्ड फूड चेन, व्हाट इज इकोसिस्टम कॉल्ड, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। खंड ग आ जाता है, सेक्शन सी है हमारा यहाँ पे। इसमें देखिए पहला प्रश्न है 3 मार्क्स का, वन संरक्षण नीति कब लागू की गई थी, इस नीति की कोई 4 उद्देश्य क्या थे, या फिर व्हेन वाज फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड, व्हाट वर एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी। तो सबसे पहले 1952 में एंड देन इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था दोबारा से 1988 में। इसके उद्देश्य देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे। उसके बाद जो पॉलिसी है उसके यहाँ पे देख सकते हैं सारे पॉइंट्स इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 6, संगणन के किन्हीं 3 रूपों का वर्णन कीजिए, उसके लिए जो आवश्यक दशा है उसे भी लिखिए। डिस्क्राइब एनी थ्री फॉर्म्स कंडेंसेशंस एंड आल्सो राइट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देम। स्थलीय समूह समुद्र समीर में क्या अंतर है, एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन सी एंड लैंड। तो सबसे पहले संगणन के रूप क्या क्या है, ओस है, ठीक है, मुख्य अवस्थाएं क्या है इसकी, तुषार क्या है, मुख्य अवस्थाएं क्या है, कोहरा एवं कुहासा क्या है, और बादल क्या है। उसके बाद जो डिफरेंस है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक सेकेंड क्या है हमारा, हाँ कंडेंसेशन। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं गलत लिखा हुआ है, कंडेंसेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले है ड्यू, उसके बाद है फॉरेस्ट, फिर है फॉग एंड मिस्ट, देन क्लाउड्स। उसके बाद आखिरी इसमें आ जाता है थर्ड में कि स्थल समीर समुद्र समीर में अंतर क्या है। तो स्थल समीर का क्या मतलब है, यहाँ पे समुद्र समीर की क्या क्या विशेषता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद है फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन लैंड समीर एंड समुद्र समीर। तो ये क्या क्या है वो आप लिखेंगे। तो देखो समुद्र समीर, सबसे पहले स्थल समीर, देन समुद्र समीर। तो ये हो गया आपका 3 मार्क्स का सभी क्वेश्चन खत्म। उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में देखिए क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला प्रश्न है 5 मार्क्स का, तापमान के प्रतिलोम के विभिन्न जो दशाएं हैं उनका वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द डिफरेंट कंडीशन फॉर द इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। तो कौन कौन सी हैं, तो तापमान की वितरण के लिए आवश्यक दशाएं। तो सबसे पहले लंबी रातें हैं, स्वच्छ आकाश है, ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं शुष्क वायु है, हिमच्छादन है और शांत वायु। इंग्लिश में क्वेश्चन होगा तो कौन कौन से, लॉन्ग नाइट्स, क्लियर स्काई, देन है ड्राई एयर एंड ग्लेशियर। उसके बाद आ जाता है क्लेम एयर। देन क्वेश्चन नंबर 8 होगा भारत में मानसून वर्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में होगा मृदा किसे कहते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखो भारत में मानसूनी जो प्रकार की जो वर्षा है उसकी विशेषताएं कुछ यहाँ पे इस तरीके से सारी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है,
इंग्लिश में जब आप लिखेंगे तो जो मेन जो विशेषता है वो यहाँ से आप सारी की सारी इजीली लिख सकते हैं। समझ में गए? आगे आप सभी को दूसरा क्वेश्चन था, मृदा किसे कहते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो निर्माण करने वाले कारक है, जनक सामग्री है, उच्चावाच है, फिर नीचे आ जाता है जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है और समय है। उसके बाद इंग्लिश में है पेरेंट मटेरियल, रिलीफ, क्लाइमेट, देन नेचुरल वेजिटेशन एंड टाइम। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है जैव विविधता के जो दृष्टिकोण है उसका वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द डिफरेंस अप्रोचेस टू बायोडाइवर्सिटी। तो आर्थिक महत्व हमने लिखा सबसे पहले, ठीक है, आर्थिक महत्व में ये सारे पॉइंट्स आपने लिख दिए। देन सेकंड लिखा हमने पारिस्थितिक महत्व, अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए। देन फिर हमने लिखा वैज्ञानिक महत्व, तो वैज्ञानिक क्या महत्व है वो हमने लिख दिया। तो उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो लिखेंगे। देन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में क्या क्या पॉइंट्स है वो आप लिखेंगे। उसके बाद साइंटिफिक रोल जो है वो इसके बारे में आप लिख देंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर खत्म। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बेसिकली मैप। तो देखो इस सैंपल में आपका मैप जो वर्ल्ड का मैप लिखा है कोपेन के अनुसार जलवायु वाला, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो कोपेन के अनुसार जो जलवायु वाले प्रदेश है उसके बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन से जलवायु वाले क्षेत्र कौन कौन से, तो उससे जो है वो आप इस तालिका को पढ़ के इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्रदेश है, तो सबसे पहले तो देखो जलवायु वाले प्रदेश, ये मैंने आपका जो मैप है वर्ल्ड की जो आपकी सॉरी इंडिया की बुक है उसी से सीधा सीधा उठा लिया है। अब आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंगित करके दे देगा, तो यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड मुझे इसको हटाना पड़ेगा, हट जा भाई, पेन आ जा। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यही दो चीजें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राजस्थान है, मतलब कि जो एरिया है वो आपको यहाँ से पता चलेंगे। देखो जब आप इस चीज को समझोगे ना, ये वाली चीज जलवायु के प्रकार, ठीक है, ये है, और उसके बाद जो क्षेत्र हैं, तो हर एक क्षेत्र को जब आप समझोगे तभी आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो आपकी टेबल है इसको आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप मैप जो वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा दूसरा सैंपल पेपर यहाँ पे खत्म हो गया। तीसरा सैंपल पेपर में आपको दिखा देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे आपको दिखाने में, ठीक है। तो तीसरा सैंपल पेपर देख सकते हैं, ये वाला है हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ये तीसरा सैंपल पेपर है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं मौसम तथा जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मौसम क्या है, ठीक है, जलवायु क्या है, वेदर एंड क्लाइमेट, इसको किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है पार्थिव विकिरण यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन, इसमें इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो सौर विकिरण क्या है, पार्थिव विकिरण क्या है, यानी कि सोलर रेडिएशन एंड देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जेट प्रवाह होता क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर व्हाट इज जेट फ्लो एंड व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव। और अथवा में पूछा जाएगा मानसून प्रस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय मानसून प्रस्फोट। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे जेट वायु प्रवाह होता क्या है, जेट एयर फ्लो, इसके जो प्रभाव है इफेक्ट्स हैं उसके बारे में। अब अथवा में पूछा है मानसून प्रस्फोट क्या है, तो मानसून प्रस्फोट की जो डेफिनेशन वो लिख देंगे। मानसून ब्रस्ट यानी कि मानसून जो प्रस्फोट है, अब इसकी क्या डेफिनेशन है वो यहाँ से इजीली लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन नंबर बी में देखो हमारा एक ही प्रश्न होगा, ठीक है, 3 मार्क्स का, वो है किससे, स्रोत आधारित, देख सकते हैं स्रोत आधारित है। तो पहला है परितंत्र, यानी कि टॉपिक जो है वो दिया हुआ है परितंत्र का, यहां से देख सकते हैं। अब देखो परितंत्र से संबंधित क्वेश्चन, परितंत्र किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, परितंत्र में जैविक तथा अजैविक कारक जो है वो कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, सिंपल सा इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है इंग्लिश में इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। आ जाते हैं तो सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज इकोसिस्टम कॉल्ड, व्हाट इज फूड चेन एंड व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूडेड इन द इकोसिस्टम। तो कौन कौन से हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। सेक्शन नंबर सी आ जाता है। सेक्शन नंबर सी में बच्चों देखिए हमारे क्या होंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें 3 मार्क्स के, एक सेकेंड, हाँ पेन लेके आते, 3 मार्क्स के आपके जो है 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। तो देखते हैं हम किस किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है बहिर् उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। तो लिखेंगे इस तरीके से सारे पॉइंट्स जो है आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे।
तो बोथ ट्रॉपिकल साइक्लोन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो कौन कौन से पॉइंट्स जो वो आप यहाँ पे इजीली लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, समुद्र के नीचे जाने पर हमें तापमान के किन पत्तों का सामना करना पड़ता है, या फिर विच लेयर्स ऑफ टेम्परेचर विल यू फेस व्हेन ओशन गोस डाउन। अथवा में प्रश्न है, देखिए हमारा यहाँ पे अथवा में प्रश्न है, जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताइए, यानी कि रेडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलुवियल सॉइल्स। तो सबसे पहले तो समुद्र में नीचे जब हम जाते हैं तो कौन कौन सी परतें आती हैं। सबसे पहले प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें इजीली लिख देंगे, ठीक है, समझ गए। अब इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में सबसे पहले फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड देन थर्ड लेवल। अब देखो अथवा में प्रश्न क्या है, जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। तो जलोढ़ मृदा की जो विशेषताएं वो देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी लिखी हुई है, ठीक। आ जाते हैं नीचे, तो उसके बाद पूछेगा द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स। तो वो कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन नंबर डी, लॉन्ग आंसर टाइप इसमें क्वेश्चन होंगे। तो 5 मार्क्स के बेसिकली इसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे और एक में आपको चॉइस देखने को भी मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि जल वर्षा कैसे होती है, यानी कि हाउ डज वाटर ऑक्योर, एंड वर्षा के जो प्रकार हैं, ठीक है, वर्षा के जो प्रकार हैं इसे डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेफिनेशन किसकी है, जल वर्षा की डेफिनेशन है ये वाली। अब इसके प्रकार देखते हैं, तो प्रकार में देखिए वर्षा के प्रकार में सबसे पहले है संवहनीय वर्षा। अब संवहनीय वर्षा में कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे वो देख लीजिए। उसके बाद है पर्वतीय वर्षा। अब पर्वतीय वर्षा में आपके जो ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे आपको। उसके बाद है चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा में ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे। बात करें इंग्लिश की, तो सबसे पहले तो आप बताएंगे वाटर रेन आखिर हम कहते कैसे हैं, ठीक है। तो वाटर रेन की डेफिनेशन जो है वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। उसके बाद कन्वेक्टिव रेन किसे कहते हैं, ठीक है, इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। देन माउंटेन रेन किसे कहते हैं, फिर इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे। उसके बाद साइक्लोन रेन किसे कहते हैं। अब साइक्लोन रेन की जो इंपॉर्टेंस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, सिंपल सा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपके 2 प्रश्न हैं। एक है सदाहरित वन और पर्णपाती वनों की विशेषताएं, ठीक है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं छोड़ो एक ही साथ देखेंगे। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद है अथवा, भारत में मानसून जो वर्षा है, ठीक है, इस वर्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया। तो सबसे पहले सदाहरित वन। अब सदाहरित वनों की जो इंपॉर्टेंट विशेषता है वो यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद हम बात कर रहे थे पर्णपाती वनों की। तो पर्णपाती वनों की क्या क्या विशेषता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। एवरग्रीन, एक सेकेंड एक ही साथ, हाँ, एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन डेसिडियस फॉरेस्ट की क्या क्या विशेषता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था भारत में मानसून वर्षा की जो विशेषता है वो कौन कौन सी उसे बताइए, अथवा में जो हमारा प्रश्न था यहाँ पे, ठीक है। अब कौन कौन सी विशेषता है वो देख लीजिए। तो सबसे पहली विशेषता ये देख सकते हैं यहाँ पे, सितंबर के दौरान आती है, ये वगैरह है जो भी है। उसके बाद ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे। बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखिए फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स मानसून रेनफॉल इन इंडिया। तो यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स जो इजीली लिख देंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वार भाटा के प्रकार लिखिए, ठीक है। राइट द टाइप्स ऑफ टाइड्स। तो आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा होते हैं, दैनिक होते हैं, अदैनिक होते हैं और मिश्रित होते हैं। उसके बाद सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, कौन कौन से, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इस स्थिति पर भी आधारित जो ज्वार भाटा होते हैं वो हमने देखे हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो बृहद ज्वार होता है, निम्न ज्वार होता है, ये 2 पॉइंट्स लिख देंगे। उसके बाद इंग्लिश में है, तो सबसे पहले तो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, सेमी ड्यूरल, डेली एंड मिक्स्ड। उसके बाद ऑन द पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ, बिग टाइड्स एंड लो टाइड्स। तो कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, आपको अब जो है 2 मैप इसमें पूछे जाएंगे। तो पहले मैप में आपको क्या भरना है, पहले मैप में आपको विश्व के मानचित्र पर निम्न देशों के पारिस्थितिक हॉटस्पॉट, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, हमें क्या करना है, पारिस्थितिक हॉटस्पॉट जो है उसे चिन्हित करना है। तो देखते हैं हम कौन कौन से चिन्हित करेंगे। तो देखो बात करें अगर हम ऑस्ट्रेलिया की, तो सबसे पहला यहाँ पे क्वींसलैंड। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे हमने एक लिया है ये वाला, ठीक है, जो रेड कलर से हमने नंबरिंग कर रखी है, रेड कलर से नंबरिंग है वो इससे संबंधित है। और ये जो आपके हैं ये वाले 1 2, हाँ, ये जो है वो आपके पिछले वाले मैप के हैं, ठीक है, ये जो 3 है जो रेड से हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको दोबारा से अंडरलाइन कर देता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा ये है। तो अफ्रीका की बात कर लें, ऊपरी गिनी वन है, दक्षिणी अमेरिका की अटलांटिक वन ब्राजील में है और क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद भारत में हमें क्या भरना है, तो भारत में हमें भरना है एक जीव मंडल नीचे और सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र।
तो देखते हैं जी मंडल नीचे हमें कौन सा भरना था। हाँ, यहाँ पे दे रखा था उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में कौन सा है हमारा, नंदा देवी। और मेघालय में ही सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है, तो उसका नाम क्या है, मौसिनराम। अब ये जो है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु केरल में सबसे पहले मानसून आता है, ये आपका जो पहले वाला सैंपल पेपर था उससे संबंधित था। ठीक है, तो आपका ये वाले भी सैंपल पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। ठीक है, तो सैंपल पेपर जो है जितने भी थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो आपको कंप्लीटली समझा दिए गए। तो एक बार फिर से हम सारी चीजों को समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है अभी तक। तो देखो, चैप्टर वाइज दोनों ही बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, वर्ल्ड के मैप ये भी कंप्लीट कर लिए, 5 सैंपल पेपर्स में जिसमें हमने 3 सैंपल पेपर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपको अपने चैनल की तरफ लेके चलता हूं और आपको कुछ एक दो चीजें इंपॉर्टेंट बताता हूं जो कि आप अगर कर लेते तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको चैनल पे आ जाना है और चैनल पे आने के बाद आपको सबसे पहले तो चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब कर लेना है। और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ऑल बेल है, ठीक है ना, इस पे आपको क्लिक करके जब इसे क्लिक करेंगे तो ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा। इससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो अब देखो, चैनल पे आने के बाद एक सेक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का। जब इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज आपके लिए खुल जाएगा। कौन सा पेज, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। अब ये दूसरा पेज जब आपको सामने खुलेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, सबसे पहली प्लेलिस्ट जो आपको चेक करनी है वो है आपके सैंपल पेपर्स की। ठीक है, कौन सी, सैंपल पेपर्स की आपको ये प्लेलिस्ट सबसे पहले चेक करनी है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको देखने को, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें आपको जो आपके सैंपल पेपर्स है उसके बारे में सारे जो सैंपल पेपर्स है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि इंग्लिश के 3 से 4 सैंपल पेपर अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और वहीं देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के भी 3 सैंपल पेपर आपके ऑलरेडी अपलोड है। नीचे आ जाते हैं, देखते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री के भी 3 सैंपल पेपर्स ऑलरेडी अपलोड है। और इस प्लेलिस्ट को बच्चों अभी तक तकरीबन 5,500 बच्चों ने देख चुका है, यानी कि लगभग। और एक चीज और दिखा दूं कि एक वीडियो है जो कि देख सकते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के, उसे तकरीबन अभी तक 1.25 लाख यानी कि 1,15,000 बच्चों तक ने देख लिया, जो आपका ये वाला इंग्लिश का सैंपल पेपर देख सकते हैं। मैंने इसीलिए 1 लाख प्लस व्यू लिख रखा है। अब मैं आपको ज्योग्राफी की बात करने वाला था, कहाँ गया ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हाँ ये रहा। देखो, सबसे पहले ज्योग्राफी पेपर नंबर 1 ये है, सेकंड पेपर नंबर आपका ये वाला है। ठीक है, उसके बाद पेपर नंबर जो 3rd है सैंपल पेपर, वो यहाँ पे है आपका नीचे। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आपका पेपर नंबर 3rd। तो आपको क्या करना है, इन्हीं सभी चीजों को अच्छे से आपको पढ़ना है और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। उसके बाद एक चीज और आपको समझा देता हूँ, कौन सी चीज है वो, देखो प्लेलिस्ट में आने के बाद जैसे आपने इस पे क्लिक किया, अब इस पे क्लिक करने के बाद एक प्लेलिस्ट आपको और चेक करनी है, वो कौन सी है, ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। अब जब आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे एक दूसरे टैब पे। वो कौन सा टैब होगा, आइए दिखा देता हूं आपको। वो टैब होगा आपका ये वाला। अब इस टैब में आपको मिलेगा आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 8 सभी चैप्टर्स मिलेंगे आपको। चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 10, 11, 13, 14, 15, 16। ठीक है, 4, 5, 6। उसके बाद बच्चों जो मैंने एपिसोड वाले वीडियो डाले थे, ठीक है ना, एपिसोड वाले वीडियो देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर एक सेकेंड 3 आ गया, 2 कहाँ चला गया, अच्छा अभी ऐड नहीं किया मैंने शायद प्लेलिस्ट में, तो ऐड कर दूंगा। एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 6 एपिसोड आपके आए हैं, वो जरूर देखिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी चीजें जो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आई होंगी, हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझाई जा सके। तो आशा करता हूं बच्चों आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी आप सभी के लिए। और मैं भी चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाएं और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसका लुत्फ उठा सकें। ठीक है, और बाकी का बच्चों जो मैंने आपसे कहा है कि प्लेलिस्ट वगैरह चेक कीजिएगा, इसमें आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। बच्चों हम आप मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, कोई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो होगी या भी जो भी नई वीडियो हम बनाएंगे उसमें मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।